हेलो एवरीवन। फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष मैं आया हूँ, जिसमें आज हम सभी डिस्कस करेंगे कि ईवीएस में पेडागोगी क्या है, पेडागोगी में कौन-कौन से आयाम हैं, इसके कौन-कौन से सिद्धांत हैं और इसके अलावा एनसीईआरटी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटीज़ का जो मैंने वीडियो बनाया 15, तो आप उसे देख लें, वो ज़्यादा बेहतर डिटेल में समझाया हुआ है। और उसके अलावा जो खंड जो बच गए थे, जैसे पेडागोगी सिद्धांत, तो उन खंडों को हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मैथ के पेडागोगी के जितने भी आयाम थे, जितने भी परिभाषाएँ थी, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या जो-जो सिलेबस में मेंशन है, हमने एक-एक खंड को कल समझा था। तो उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आपके बहुत हेल्प करेंगे। मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा कि ये जो सीरीज़ है, ये रिवीज़न के तौर पे है, तो इसमें आपने जो पढ़ा है तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से करते हो, समझते हो, चीज़ें कैसे बनती हैं, तो भी ये आपके लिए उतना ही फ़ायदा करेगा जितना कि कोई पहले से पढ़ चुका है। तो आप निश्चिंत होकर इन वीडियोज़ को देखें और अपने आगामी परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने जब लास्ट ईयर पेपर दिया था या मेरा जो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी का अनुभव है, उसी के आधार पे इसको करा रहा हूँ, जो आपको कम समय में और बहुत ही कम मटेरियल्स के माध्यम से आप कैसे चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप बहुत ही कम अपनी ऊर्जा खर्च करके बहुत ज़्यादा आउटकम प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं पर्यावरण विज्ञान, इसकी परिभाषा, महत्व क्या-क्या चीज़ें हैं। तो पर्यावरण जैसे जल, वायु, भूमि, पशु, वनस्पति आदि से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। इनमें से प्रत्येक तत्व के अनुपात के इस प्रकार लिया जाता है कि पृथ्वी पर एकरूपता बनाए। पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी शब्द इनविरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूरा परिवेश। ठीक है? पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, जैसे रॉस ने कहा है, पर्यावरण को किसी बाह्य बल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें प्रभावित करता है। डगलस एवं हॉलैंड, इससे प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने इसको टिक मार दिया है, तो आप इसे अच्छे से सुनेंगे कि पर्यावरण शब्द सभी बाह्य ताकतों, प्रभावों एवं अवस्थाओं का वर्णन करने हेतु इस्तेमाल होता है, जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार एवं वृद्धि, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। अगला है पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण को बेसिकली हम 3 आधार पे बाँटते हैं, वो है प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। तो प्राकृतिक पर्यावरण, यह मूलतः भौगोलिक, जलवायु तथा मौसम या भौतिक अवस्थाओं को दर्शाता है, जिसमें जीव-जंतु वास करते हैं। मानव जाति जलवायु परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत जल, वायु, वनस्पति, पृथ्वी की सतह के नीचे तत्व एवं जीव-जंतु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, यूरोपीय देशों के लोग सफ़ेद रंग के होते हैं, जबकि अफ्रीकी लोग काले रंग के होते हैं। इसके अलावा इसमें शारीरिक बनावट भी पर्यावरण के जो भौतिक या प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, जैसे आप मान सकते हो कि उत्तर पूर्व के लोग जो होते हैं वो बेसिकली कम हाइट के होते हैं, तो उसका एक कारण है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है? तो पर्यावरण जो प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पे डालता है, वो कई रूपों में होता है। तो उसी में एक है प्राकृतिक या भौतिक, यानी ये अलग अलग प्राकृतिक क्षेत्रों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग तरह के बनावट या संरचना होते हैं। एक और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र या यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ते हैं, तो इनके कारण वहाँ पे क्या होती है कि शराब वगैरह पीना, जिससे उसके शरीर को गर्म रखे। लेकिन वही अफ्रीकन अरबियन कंट्रीज़ में वहाँ शराब बैन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है। अगर वो फिर से शराब का सेवन करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जो शरीर की तापमान है उसमें वृद्धि होती है, जो उनके शरीर के लिए नकारात्मक है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या होगा कि जैसे
मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं और पठारी क्षेत्र के। तो मैदानी क्षेत्र के जो लोग बेसिकली होंगे वो कहीं न कहीं आपको एक समान जो मानव होते हैं, उनकी निरंतर लंबाई बढ़ना, शारीरिक संरचना, बनावट तो वो अलग होगी। लेकिन वही पहाड़ी क्षेत्र जैसे आप मेघालय, अरुणाचल इन क्षेत्रों में आप जाएँगे तो वहाँ के लोग पहाड़ी के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें नहीं उपलब्ध है। तो इनके कारण क्या होता है कि वहाँ के लोगों की हाइट कम होती है, उनकी संरचना बदल नहीं पाती, ठीक है? अगला है सामाजिक। किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था उसके सामाजिक वातावरण के तहत आता है। इसमें समूह, समुदाय, समाज, समिति एवं मानवीय संबंध द्वारा निर्मित सभी प्रकार की संस्थाएँ आती हैं। तो सामाजिक का अर्थ है कि आप समाज के वातावरण में रहते हैं, किस समाज के पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं। तो इसमें सभी जैसे पर्यावरण में इसमें जो दिया हुआ है कि समूह, समुदाय ये सब सामाजिक का अंग है, ठीक है? और पर्यावरण का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका हो सकता है कि आप समाज में किस प्रकार की चीज़ें करते हो, वहाँ पे आपके वातावरण किस प्रकार के हैं। तो उसके नेगेटिव अगर एस्पेक्ट होंगे तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे और पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव पड़ेंगे। सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक, इसमें रस्में, रीति-रिवाज, नैतिक, कानून एवं किसी के व्यवहारीय प्रतिमान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। भौतिक पर्यावरण को 3 श्रेणियों में वर्गित करते हैं। ठोस, जो स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि पृथ्वी। द्रव, जो जल मंडल का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरा है गैस या वातावरण, यानी जलीय घटक। उसी आधार पे जैविक पर्यावरण, इसके अंतर्गत वनस्पति यानी पादप, ठीक है? और जंतु समूह यानी जानवर। पादप का मतलब है पेड़ पौधे, ठीक है? अब देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है। देखो हम लोग इसमें वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काम की है। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि हमें जानना है या समझना है। हमारा मकसद एक ही है कि हमें किसी भी प्रकार से किन्हीं भी माध्यमों से इस एग्ज़ाम को पास करना है। इसलिए अगर मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ इसमें तो उसका एक ही अर्थ है कि वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है। बस वो किताब में मेंशन की गई है कि आपकी जो अप्रोच है वो बड़ा हो। तो उसके लिए अभी आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी या करी है और हमारा अभी एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है? तो पर्यावरण अध्ययन का क्या क्षेत्र है? पहला जो इम्पोर्टेंट लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक संपदा एवं उसकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा। इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली एवं परिवहन शामिल है। यानी जो पर्यावरण का जो क्षेत्र है उसमें होता है कि प्राकृतिक संपदा यानी जो पहले से जो पेड़ पौधे उपस्थित हैं उनके प्रकार जो हमारे पृथ्वी पे उपस्थित है उनको कैसे संरक्षित करना है, उनकी समस्याओं को कैसे, अगर वो पेड़ों की कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसके कारण जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो विस्थापित हो रही हैं, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव पड़ रहा है, आज जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो इन घटकों को हम कैसे कम करें, इनकी समस्याओं को कैसे हम हल करें, तो वही प्राकृतिक संपदाओं इसका जो है वो शामिल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पर्यावरण में जैव विविधता की समृद्धि एवं पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों की प्रजाति के खतरे के प्रति जरूरी जानकारी प्रदान करता है। यानी अगर पर्यावरण का आप स्टडी करते हो तो उसमें बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे की जो समृद्धि है उसका क्या महत्व है, उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और वो किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता है, अगर हम मच्छर को ख़त्म कर देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम खेतों से केंचुओं को ख़त्म कर देते हैं तो उसकी खेतों की जो उर्वरकता है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे कुछ वर्ष पूर्व चाइना में गोरैया पक्षी को मारने का अभियान वहाँ की सरकार ने चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि गोरैया जो पक्षी होती है आपने देखा होगा वो घरों पे गेहूँ या चावल के जो दाने रहते हैं या जो छोटे छोटे जो जौ जो अनाज रहते उनको वो खा जाते थे। तो इस कारण से चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऑर्डर दिया कि पूरे देश से गोरैया पक्षी को मार दिया जाए।
तो इस अभियान के तहत उन्होंने पूरी चाइना से गोरैया पक्षी को ख़त्म कर दिया, जिसके परिणाम कुछ वर्षों के बाद उत्पन्न हुए। वहाँ के जो जो छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव है वो है कि इनको अनाजों को ख़त्म कर देते थे। तो इसके दुष्परिणाम देखने के मिले, तो बाद में फिर चाइना की गवर्नमेंट ने फिर रसिया से उधार माँगा, वहाँ के बहुत से उन्होंने गोरैया लाए और फिर से पूरे देश में गोरैया हो। तो हर चीज़ का एक महत्व है। इस उदाहरण से एक ही अर्थ है कि हर चीज़ का महत्व है। पर्यावरण में जो भी पशु पादप है तो उनका एक अपना महत्व है, और वो कहीं न कहीं जो साइकिल चक्र है उसे वो नियंत्रित करती है, और इसी से पर्यावरण संतुलित रहता है। अन्यथा पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है? इसका जो लास्ट का 2 पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून, यानी पर्यावरण से जो उत्पन्न समस्याएं होती है उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे पॉलिसीज यानी नीति बनाई जाती है और एक्ट बनाए जाते हैं यानी कानून, जिसके माध्यम से जो पर्यावरण संरक्षण है इसका उद्धार किया जाए। जैसे 1972 का जो पर्यावरण एक्ट है, जैव विविधता एक्ट, उसके अलावा पॉल्यूशन एक्ट है, उसके अलावा कैसे ये टाइगर का है, एलिफेंट का है। तो इन सब का बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो चीज़ें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, अगर टाइगर का जो है वो विलुप्त हो रहा है तो उसको संरक्षित करने के लिए अलग से कानून लाया गया है कि उनके कत्ल करने पे या उनको मारने पे, शिकार करने पे प्रतिबंध है। तो इन माध्यमों से इन्हें संरक्षित किया जाता है। ठीक है? पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार, इसका मतलब है कि पर्यावरण में जो पेड़ों की कटाई अंधाधुंध होती है, जैसे आप अगर सड़क बना रहे हो, रेलवे स्टेशंस बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, तो इसके लिए क्या करो कि बड़े स्तर पे जंगलों की कटाई करते हो। इससे क्या होता है कि पर्यावरण असंतुलित होती है, और सड़क वगैरह जो बनते, रेलवेज बनते, तो वहाँ के आसपास की जो जीव हैं उनके जो जीवन है वो संकटग्रस्त स्थिति में आ जाती है। और इसके कारण वो क्या करते हैं कि शहरों में, गाँवों में घूमने लगते हैं, जिससे मानवीय जीवन कहीं न कहीं प्रभावित होती है। और आप देखते होंगे कि हाल ही फिलहाल में अपने पश्चिम चंपारण के क्षेत्रों में वाल्मीकि टाइगर जो रिज़र्व है, वहाँ से कुछ जो बाघें हैं, वो बाहर निकल कर आ गए, और इसके कारण वहाँ के कितने लोगों को उन्होंने शिकार किया। तब इसके ये सब क्या है, अगर उसका संरक्षण नहीं होगा, उसको आप वैसे वातावरण नहीं दोगे जहाँ पे वो अपने आप को सहज महसूस करे, तो इन माध्यमों को सुरक्षित करना आवश्यक है, और इसके सुधार के लिए विभिन्न उपाय समय समय पे करते रहना चाहिए। ठीक है? अगला है अधिगम। ठीक है? अधिगम टॉपिक है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिए पहले उसको डिस्कस करते हैं। जेपी गिलफर्ड, ये वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि अधिगम व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन है जो व्यवहार का परिणाम है। चार्ल्स स्किनर ने कहा कि अधिगम प्रगतिशील व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि अधिगम व्यवहार, ज्ञान एवं मनोभाव की प्राप्ति है। तो ये तीनों सिद्धांत को आप प्लीज़ याद रखना। ये हो सकता है ज़्यादातर जो पूछते हैं वो स्किनर और क्रू एंड क्रो से पूछते हैं, तो आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आते हैं तो आते ही हैं, ये तीनों से एक प्रश्न आने की संभावना हर वर्ष रहती है, तो आप इसे याद कर लेना, आपके काम आएंगे। इसके जो अन्य जो सिद्धांत है उसको मैं छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए कि इन सिद्धांतों को मैंने इस क्लास में कंप्लीट कराया, तो आप प्लीज़ इस क्लास को रेफ़र करना, और इसमें आपके सारे सिद्धांत एक ही वीडियोज़ में कराए। तो अगर अभी हम लोग फिर से वही सारी सिद्धांत को दोहराएंगे तो हम रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सिद्धांत को अलग क्लास में कराया था, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। नहीं तो होता कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं। तो आप सिद्धांत के क्लास में बाकी जो भी सिद्धांतवादियों ने दिए हैं उसे आप अच्छे से कर लेना। अधिगम के जो विशेषताएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या इसी के आसपास शब्दों को बनाकर वो एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो जो टिक लगा हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? अधिगम विद्यालय के अंदर के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी होता है। इसका अर्थ है कि जो हम लर्निंग करते हैं वो विद्यालय में तो करते ही हैं, वहाँ पे जैसे किताबों से ज्ञान लेना, अपने शिक्षक या शिक्षिकाओं से जो
ज्ञान ग्रहण किया उसको आधार बनाना। लेकिन उसके अलावा जो अधिगम जो हम सीखते हैं, जैसे परिवार से, परिवार में जो चीज़ें होती है वो हम कहीं न कहीं अधिगम यानी सीखते हैं और उसको अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा आप अधिगम कहाँ से सीखते हो? समाज से सीखते हो। समाज में जो व्यवस्था है, सामाजिक जो ढाँचा है, सामाजिक जो व्यवस्थाएँ हैं, जो रीति-रिवाज़ है, जो परंपराएँ हैं, तो वो आप सीखते हो। इसके अलावा आप किससे सीख सकते हो? पीयर ग्रुप्स यानी दोस्तों से आप सीख सकते हो। आपके दोस्त में कैसे लोग हैं, अगर वो अच्छे हैं तो आप पे अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, अगर वो गलत हैं तो आप पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। उसके अलावा आप पे पढ़ सकते हैं पड़ोसी, यानी आपके कैसे पड़ोसी हैं, उनके किन प्रकार के बच्चे हैं। तो ये अधिगम का मतलब है क्या? विद्यालय में तो अधिगम सीखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में अधिगम का अलग-अलग महत्व है और वहाँ से आप अलग-अलग माध्यमों से अधिगम को सीखते हैं। ठीक है? अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सभी बच्चे सीखने के लिए प्राकृतिक रूप से प्रेरित होते हैं और अधिगम हेतु सक्षम है। यानी जो अधिगम का जो तात्पर्य है वो हर बच्चा, वो चाहे मंद बुद्धि का हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या समान हो, हर को सीखने का एक अपना स्तर है और वो अपने अनुसार प्रेरित होते हैं और वो उसे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मंद बुद्धि है तो वो अधिगम नहीं सीखता, बिल्कुल सीखता है। वो भले ही आपसे कम सीखे लेकिन वो सीखता ज़रूर है। तो अधिगम क्या है? वो सभी के लिए है। एग्ज़ाम हॉल में पूछेगा कि अधिगम निम्न जो बुद्धि है या मंद बुद्धि है वो कम सीखते हैं, तो आप बिल्कुल भी इसमें मत फंसना, क्योंकि समान रूप से सभी सीखते हैं। वो कम में सीखे या ज़्यादा में सीखे, लेकिन ये नहीं कि वो नहीं सीखते हैं। तो इसलिए आप इन ऑप्शंस को याद रखेंगे और वहाँ पे इन ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, यानी उसको छोड़कर अगले ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे। अधिगम अनुभव का पुनर्निर्माण है। यानी जो अधिगम जो है, जो सीखना है, वो अनुभव का पुनर्निर्माण है। वो यानी वो आप अनुभवों के आधार पे उसे दूसरों को बताते हैं और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा निर्माण करता है, यानी कुछ अच्छा जो गलत हो सकता है तो वो अच्छा करने का प्रयास करता है। अगला इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो है बच्चे के जन्म से मृत्यु तक अधिगम जारी रहते। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर वो मृत्यु तक वो सीखता ही रहता है। वो किसी न किसी चरण में सीखता ही रहता है। जैसे आपने पढ़ा था शिशु अवस्था में उसकी क्या स्थिति है, बाल अवस्था में क्या है, किशोरावस्था में किस प्रकार से उसे अटेंशन वगैरह चाहिए, उसे कुछ अलग करने की जिज्ञासा होती है, मध्य अवस्था में कैसे वो सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, प्रौढ़ावस्था, तो ये सारी अवस्था में वो सीखते रहता है। अगला है अधिगम प्रकार के शैली। ये बेसिकली नहीं पूछे जाते, लेकिन आप एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं भी पूछ लें तो पहला है बोधात्मक अधिगम। यह अधिगम जिसमें छात्र ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखते हैं और मस्तिष्क विभिन्न वस्तुओं, प्रतियोगिता, घटना, अनुभव इत्यादि को समझना और उनके रिकॉर्डों को सक्षम बनाना। बोधात्मक अधिगम का एक सिंपल सा अर्थ है, आप शब्द देखो, बोधात्मक यानी जो आप बोध करते हो, यानी जो आप कोई एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, उसी के आधार पे सीखते हो। यानी आपने प्रतियोगिता पे आपने भाग लिया तो वहाँ पे जो आप बोध करोगे, वहाँ पे जो आप क्रिया करोगे, जो एक्शन करोगे, जो कृत करोगे, तो उसी के आधार पे वहाँ पे सीखोगे। कोई घटना अगर आपके साथ अच्छा घटित हुआ तो आप अच्छा वहाँ पे ग्रहण करोगे, बुरा घटना घटित हुआ तो बुरा सीखोगे। अनुभव, अगर आपने अनुभव सकारात्मक अनुभव पाई है तो सकारात्मक किसी को दृष्टिकोण दोगे, सकारात्मक रास्ता बताओगे। तो ये क्या हुआ कि बोधात्मक यानी जो आपने बोध किया उसी का। वैचारिक यानी जो आपके विचार है, यानी जो दूसरों के विचार है उसका अधिगम क्या होता है। इस प्रकार का अधिगम विषयों के विस्तृत सिद्धांतों या विचारों से संबंधित है, लेकिन अधिगम के बाद अमूर्त शब्दों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। इसके माध्यम से छात्र तार्किक संरचना में जानकारी और तथ्यों को व्यवस्थित करना सीखते हैं। तो हमने वही कहा कि जो वैचारिक है उसमें कैसा विचार आता है, कैसे किन किन विचारकों के माध्यम से वो सीखता है, तो उसका प्रभाव। उसके अलावा उद्देश्य, अनुभव, वास्तविकता, स्वतंत्रता, उपयोगिता। उद्देश्य का मतलब है आपका जो उद्देश्य है उसके लिए आप कौन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अनुभव यानी आपने अनुभव के आधार पर कैसे चीज़ों को सीखा है। वास्तविक
वास्तविकता यानी अपने वास्तविक जीवन में यानी मूल जीवन में यानी नेचुरल लाइफ में आपने क्या सीखा है। स्वतंत्रता यानी आपको कितनी स्वतंत्रता दी गई, आपने स्वतंत्रता के बाद किन माध्यमों से चीज़ों को करने का सीखा। उपयोगिता यानी आपने कोई चीज़ें की तो उसकी गतिविधियों में कितनी उपयोगी हुआ। तो यही है, बस आपको शब्दों को समझना है। अगला है परियोजना विधि के चरण। इसमें जो इम्पोर्टेंट है योजना है। तो योजना का मतलब हुआ कि आप कोई चीज़ बनाते हो या कोई चीज़ करने का एक आप सोचते हो, तो उसके संदर्भ में आप एक योजना बनाते हो और योजनाबद्ध तरीके से चीज़ें करते हो। अगला है क्रियान्वयन। इस चरण में छात्र अपने काम के बारे में बता रहे हैं। पहले वे प्रासंगिक जानकारी और सामग्रियों को एकत्रित कर रहे हैं। शिक्षक को छात्रों को उनकी गति, रुचि और क्षमताओं के अनुसार समय और अधिकार प्रदान करना चाहिए। क्रियान्वयन का अर्थ है कि आप जो क्रिया करते हो उसको आप प्रदर्शित करते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पहले मैंने क्या किया, इस क्रिया को करने से पहले मैंने क्या किया कि मटेरियल्स इकट्ठे किए और उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, यानी मैं क्रियान्वयन आपके साथ कर। पहले मैंने क्रिया किया और उस क्रिया को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यह है कि शिक्षक को छात्रों को उनकी गति, रुचि, क्षमताओं के अनुसार समय और अधिकार प्रदान करना चाहिए, यानी पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य आपको याद रखना है। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, फिर भी देख लेते हैं। परियोजना का मूल्यांकन विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। इस चरण में छात्र अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु है या नहीं है। ठीक है, यानी जो हम सारे जो एक वर्ष में जो चीज़ें करते हैं उसका आखिरी में जो परिणाम रखता है उसी के आधार पर मूल्यांकन करते हैं कि मैंने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग बेसिकली पूछते नहीं हैं, तो इसलिए हम इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखो परियोजना विधि के क्या हानियां हैं, यानी इसके क्या नुकसान है। कभी कभी एग्जाम में निगेटिव एस्पेक्ट भी प्रश्न पूछते हैं, तो हम लोग सारे अप्रोच इसमें शामिल करके अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि परियोजना के सभी विषयों हेतु योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता और पूरी विषय वस्तु को इस रणनीति के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। यह समय और लागत के दृष्टिकोण से किफ़ायती नहीं है। एक शिक्षक के लिए छात्र हेतु परियोजनाओं का योजना बनाना अथवा उसे क्रियान्वित एवं पर्यवेक्षित करना अत्यंत कठिन होता है। बेसिक सा अर्थ है कि जो परियोजना विधि है इसमें बहुत सारा समय लगता है। आप कोई चीज़ को या कोई एक्टिविटीज़ को करने के लिए पहले उसके बहुत सारे अलग अलग अप्रोच सोचते हो, उसके बाद उसे इकट्ठा करते हो, फिर उसे बनाते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे समय खर्च होते हैं। इसके अलावा परियोजना विधि आप किन किन माध्यम से, गणित में क्या आप परियोजना का उपयोग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे तार्किकता का बोध है। तो हर विषय में इसका उपयोगिता नहीं है। स्रोत विधि, इसका उद्देश्य क्या है? स्रोत विधि का मतलब है गंभीर सोच विकसित करना, डेटा एकत्रित करना, डेटा व्यवस्थित करना, व्याख्या करने का कौशल विकसित करना, पर्यावरण विज्ञान में बच्चे के हित और सही दृष्टिकोण को विकसित करना। ये सब स्रोत विधि का उद्देश्य है। इसकी क्या हानियां हैं? देखो, इसका जो लाभ है वही उद्देश्य में आता है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। इसकी हानियां क्या है? स्रोत विधि बहुत जटिल और तकनीकी है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस विधि के द्वारा वास्तविक स्रोतों तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रकार। पहला है साहित्यिक गतिविधियाँ। इसमें पढ़ने, बोध, लेखन प्रतियोगिता आदि शामिल है। आपने देखा होगा साहित्यिक यानी साहित्य, लिटरेचर। तो लिटरेचर में क्या होता है? बेसिकली किसी चीज़ के बारे में लिखना, उसके बारे में बताना, वही होता है। शारीरिक विकास गतिविधियाँ यानी खेलना वगैरह का, जैसे कबड्डी खेल लो, क्रिकेट खेल लो, जो भी खो खो वगैरह। सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विकास प्रतियोगिता, जैसे नृत्य कर लो, लोकगीत कर लो आदि। समाज कल्याण, यानी आपने समाज कल्याण के लिए कोई एनजीओ खोला और एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद की। एग्जाम्पल के लिए कोविड टाइम में बहुत से लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अनाज थे, तो आपने क्या किया कि सामाजिक उद्धार के रूप में लोगों की मदद की, उनको अनाज पहुंचाया, उनको पैसे दिए। तो यही हो गया समाज कल्याण गतिविधियाँ। अवकाश गतिविधियाँ, इसमें संगीत, रंगमंच,
भ्रमण गतिविधियाँ, जैसे भ्रमण का मतलब होता है ट्रेवल करना, ठीक है। तो यात्रा, पिकनिक या कहीं आप सैर सपाटा पे जाते हो, ये सभी भ्रमण गतिविधियाँ है। नागरिक विकास यानी नागरिक के कैसे उसमें विकास हो, उस पर चर्चा करना, उसकी व्याख्या करना, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है परिवार। परिवार आप जानते हो, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल और संयुक्त परिवार। पहला देख लेते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मुख्य सा अर्थ है या छोटा सा अर्थ आप कह लो, वो ये है कि जिसमें सभी माता पिता पुत्र पुत्री सभी लोग जो आते हैं वो संयुक्त परिवार है, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके जितने भी परिवार में चाचा चाची या जो भी आपके कजन्स हैं या आपके भाई आपके दादा, वो सभी शामिल हैं, वो सभी संयुक्त परिवार के। इसकी विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या होती है। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है या असीमित उत्तरदायित्व होता है। सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, जैसे दादाजी दादी जी अक्सर होती हैं। प्यार का दायरा बड़ा होता है, यानी यहाँ पे जो लोग हैं लालन पोषण वगैरह जो होती है वो बड़े स्तर पे होती है। जहाँ आप एकल परिवार में सिर्फ माता पिता का प्यार पाते हो, वही संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी चाचा चाची का भी प्यार आपको बचपन या आने वाले समय में भी मिलता रहता है। इसके अलावा क्या विशेषता है? बच्चों में संस्कार जल्दी आते हैं क्योंकि परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं। बेसिक सा अर्थ है एकल परिवार, ये लघु परिवार इकाई ही एकल परिवार है, जिसमें माता पिता और पति पत्नी होते ज़्यादातर, यानी माता पिता कह लो या उसके बच्चे, या पति पत्नी या उसके बच्चे, ठीक है। ये एकल परिवार का मतलब है कि जिसमें आप अगर पति हो और आपकी पत्नी, या आप पत्नी हो तो आपके पति और आपके बच्चे, ये एकल परिवार के उदाहरण हैं। अब है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट। तो हमने इसको देखा, डॉगलेस हॉलैंड को भी हमने देखा कि पर्यावरण सभी बाहरी शक्तियों प्रभावों स्थिति जो जीवन प्रकृति व्यवहार उत्पत्ति विकास और जीव जंतु की परिपक्वता को प्रभावित करने से मिलकर बनता है। तो ये किसने कहा? डॉगलेस और हॉलैंड के अनुसार। इसको समझने की जरूरत नहीं, बस आप इसको याद कर लें। अब हम लोग देख लेते हैं ईवीएस का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो का। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए पेयजल भोजन वायु आदि का ज्ञान प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण प्रणालियों और उनकी प्रक्रिया का बुनियादी ज्ञान प्रदान करके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन प्रश्न उठाने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करता है और हमारे पर्यावरण की कुछ समस्याओं का जवाब हमें प्राप्त होता है जिसे सामना आज हमारा ग्रह कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों के शुरुआती चरण में पर्यावरण के बारे में जागरूकता समाज में अपना फलदायक योगदान दे सकता है। ईवीएस से अवधारणाओं को कृषि और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली में लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो ईवीएस का बेसिक सा अर्थ है इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी पर्यावरण का जो आप अध्ययन करते हो। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि हम पर्यावरण के बारे में जागरूक होते हैं, उसके जो घटक है उसको हम समझते हैं, पर्यावरण का क्या महत्व है। जैसे कि दैनिक जीवन में आप मान लो अगर एक संतुलित पर्यावरण है तो आपको क्या होगा कि प्राकृतिक विडंबनाओं जैसे सुखाड़ पड़ना बारिश का कम होना, इन चीज़ों से आप बच जाते हो। दूसरा इसका क्या महत्व है कि पर्यावरण पेड़ पौधे अगर आप लगाते हो तो आप एक स्वच्छ ऑक्सीजन ले पाते हो, ठीक है। आपके आसपास जो प्रदूषण रहते हैं वो उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। तो बेसिक सा अर्थ है पर्यावरण का यही है। पर्यावरण का उद्देश्य और महत्व वही सेम चीज़ है। अब देख लेते हैं कि पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण शिक्षा किस प्रकार है। तो इसका क्या है? इस चरण का मुख्य उद्देश्य दुनिया के बारे में जिज्ञासा पैदा करना है, बच्चों को अन्वेषण यानी डिस्कवर खोज करना और साथ हाथ से चलने वाली गतिविधियों में शामिल करना है, जो भाषा अवलोकन रिकॉर्डिंग भेदभाव वर्गीकरण अनुमान ड्राइविंग चित्रण ड्राइंग चित्रण डिजाइन और निर्माण के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक कौशल को विकास का नेतृत्व करता है, ठीक है।
अगला है एकीकृत ईवीएस। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन एक विषय होना चाहिए जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण से अवधारणाओं और सिद्धांतों को एकीकृत और रेखांकन करता है। पर्यावरण अधिकतर प्राथमिक स्तर कक्षा 1-2 में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन के इसी चरण में इसे पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, जैसे भाषा, गणित और कविता। तो देखो, एकीकृत ईवीएस माने इंटीग्रेटेड ईवीएस, ठीक है। तो 2005 की जो एनसीएफ आई थी, उसमें कहा गया कि जो पर्यावरण अध्ययन है, ये आप प्राथमिक विद्यालयों में इसे शामिल करो। इससे क्या होगा कि बच्चों को जो प्रारंभिक जीवन अवस्था है, वहीं से उसे सीखने को मिले और वो वहीं से पर्यावरण या प्रकृति के प्रति सजग रहे। पर्यावरण के जो नुकसान है, उसके क्या प्रभाव पड़ सकते, वो उसके बारे में शामिल हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि बेसिकली पर्यावरण का जो हम अध्ययन करते उसे तो शामिल किया गया एनसीएफ के सुझाव पे, लेकिन कब उसे शामिल किया गया, वो किया गया तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास, ठीक है। और हम लोग एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ती है वो तीसरी, चौथी, 5वीं की पढ़ती है। तो ये क्या हुआ कि पर्यावरण पहली, दूसरी में हम नहीं पढ़ते। तो एक यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि पर्यावरण पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ी जाती है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को सीखना है। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है, वो यह है कि ईवीएस किताबों में वास्तविक जीवन की घटनाओं, रोजमर्रा की चुनौती, पेट्रोल, ईंधन, जल, जंगल, जानवरों की सुरक्षा, प्रदूषण इत्यादि से संबंधित समकालीन मुद्दों से बने अध्याय शामिल होना चाहिए। यानी हमने कहा कि जो महत्व है, इसके क्या उद्धार है, इसके क्या उद्देश्य है, तो इसका मतलब है कि कैसे पर्यावरण से निपटने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, प्रदूषण के क्या खतरे हैं, पेट्रोल डीजल की जो आज मांग बढ़ रही है और उसका जो अ, उच्चतम स्तर पे उसका उपयोग किया जा रहा है, उसका क्या नुकसान होगा, प्रदूषण की वृद्धि से कैसे हमारे अ, शारीरिक जो अंग है उसको खराब कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम के 6 विषयों में विभाजित किया गया है ताकि सीखने के हर पहलू को जन्म दिया जा सके जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वो 6 विषय क्या है? पहला है परिवार और मित्र, यानी पशु पौधे भी उसमें शामिल है। दूसरा है खाद्य यानी फूड। तीसरा है पानी यानी वाटर। चौथा आवास यानी शेल्टर। पांचवा यात्रा यानी ट्रेवल। और छठा वस्तु जो हम बनाते और करते हैं यानी थिंग्स वी कैन डू एंड मेक। ठीक है, तो ये 6 विषय आप याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि एकीकृत ईवीएस का लक्ष्य व्यक्तिगत रूप से सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक क्षमता का विकास करना है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे दृश्य सहायक, ये दृश्य श्रव और श्रव दृश्य सहायक, ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष, तो इसको आप अच्छे से सुनेंगे। इस सहायक साधन का उपयोग चीजें, छवियों और अनवृत्त चित्रों को देखने के लिए किया जाता है ताकि उन चीजों के बारे में विचार किया जा सके जो एक पर्यावरण में मौजूद है। अब देखो, दृश्य सहायक यानी दृश्य का मतलब ही होता है देखना, विजुअल करना। तो आप पहले ही समझ जाओ कि जो दृश्य जो सहायता है, यानी जो विजुअल करने में जो कठिनाई आ रही है, देखने में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसे कैसे सहायक बनाया जाए, यानी उसे कैसे प्रभावी बनाया जाए जिससे वो चीज़ें आसानी से समझ सकें। इसका क्या क्या उदाहरण है जो आप कर सकते हो दृश्य सहायक के रूप में, वो है स्लाइड, ऊपरी प्रक्षेपक, चॉकबोर्ड, नक्शे, चित्र, ग्लोबल मॉडल, प्रोजेक्टर, और इसके अलावा कुछ और है, एमएस पावर पॉइंट, ऊपरी परिप्रेक्ष्य, ब्लैक बोर्ड हो गया, और फ्लिप चार्ट। ठीक है, और इसमें और क्या हो, मैपिंग वगैरह तो हो ही गए, इसके अलावा और है वो जो चार्ट आप बनाते हो स्कूल्स में, ABCD वगैरह, तो ये सब चीज़ें यानी जहाँ पे देखने में सहायता हो जिससे वो चीज़ें कर सकें। अगला है श्रव सहायक। श्रव का सहायक का बेसिक श्रव यानी सुनने में परेशानी, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें सहायक तकनीक का उपयोग करेंगे, सहायक सामग्रियों का, जिससे उसे समझने में आसानी हो, तो जैसे रेडियो का उपयोग करेंगे। उसके अलावा जैसे मन की आवाज़ में जो प्रधानमंत्री कहते हैं, इसमें और भी एग्जाम्पल, जैसे गाय कैसे मैं बोलता है तो उसको सिखाएंगे। इसके अलावा अन्य क्या है, तो अन्य में है जैसे टेप टेपी रिकॉर्डर,
भाषा प्रयोगशाला का, ग्रामोफोन का, लिंगुआ फोन का। तो ये सब श्रव सहायक साधन के उदाहरण हैं। अगला है श्रव दृश्य सहायक, यानी सुनने और देखने में दोनों में समस्या है, तो उसमें कौन सा सहायक उपकरण आप इस्तेमाल करेंगे जिससे उसे आसानी हो। जैसे आप इसमें तो नहीं दिया हुआ है, जैसे देख लेते हैं। जैसे टेलीविज़न, टेलीविज़न में आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी देख सकते हो, आप सुन सकते हो। वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया, फिल्म प्रोजेक्टर, इसके अलावा आप मोबाइल, टैबलेट, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हो। अगला है सतत और मूल्यांकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसे अच्छे से सुनना आप। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई, ठीक है। कंटिन्यू या क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो अभी याद नहीं आ रहा। 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। यह दृष्टिकोण भारत में 6ठी से 10वीं कक्षा के कुछ विद्यालयों में 12वीं छात्राओं के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा द्वारा बोर्ड द्वारा पेश किया गया। यानी जो ये सतत और मूल्यांकन जो प्रोसेस है वो प्राथमिक विद्यालय में नहीं है, ये माध्यमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय तक, यानी 6ठी से लेकर 10वीं तक और कहीं कहीं 12वीं तक। तो पहला समझ लेते हैं। सतत शब्द का अर्थ है छात्रों के विकास के पहचान पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना। यानी इसका अर्थ है कि जो सतत यानी जो रेगुलर रेगुलर यानी जो बच्चे जो रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं, तो उनके उन एक्टिविटीज को, उन कृत्य को ध्यान में रखकर उनका मूल्यांकन करना, यानी उनका निष्कर्ष निकालना। दूसरे शब्दों में अर्थ है कि योजना छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह-शैक्षिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्या-क्या लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है तनाव को कम करना, दूसरा लक्ष्य है व्यापक और नियमित बनाना, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना, चौथा है निदान और उपचार के साधन, पांचवा है वृहद कौशल वाले शिक्षार्थियों का निर्माण। आप इसे रट जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना, यानी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है जो विद्यार्थी, उसको केंद्र में बनना। मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा पॉइंट अब देखेंगे कि आत्म मूल्यांकन यानी खुद से सेल्फ एवेल्युएशन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। सेल्फ एवेल्युएशन का बेसिक अर्थ है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चंस बनाया, जैसे आपको दिया गया कि आप गाय पे लेख लिखिए, तो आपने क्या किया कि गाय पे एक विस्तार पूर्वक लेख लिखा, ठीक है। तो आपने लेख लिखने के बाद आपको जो शिक्षक है उन्होंने कहा कि आप खुद से इसे चेक कीजिए, ठीक। तो आपने चेक किया और उसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि मैंने तो गाय के बारे में बताया, लेकिन गाय की विशेषता क्या होती है तो मैंने बताया ही नहीं। कि गाय की जो उपयोगिता है, जैसे गाय को प्राचीन काल से ही माता का दर्जा दिया जाता है, या गाय की चर्चा एक कामधेनु के रूप में की गई है, यानी उसका बहुत अच्छा उपयोग है। तो ये सब चीज़ें छूट जाना, माने वो स्व मूल्यांकन करे कि मेरे कहाँ कमियां रही और कहाँ मैंने अच्छाइयाँ की, ठीक। खुद से किसी चीज़ को निष्कर्ष निकालना, इसका बेसिक सा अर्थ है। इसका क्या क्या कार्य है सतत मूल्यांकन के, वो देख लेते हैं। शिक्षक को प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। यानी जो शिक्षक है, तो वो जो शिक्षा दे रहे हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं, उसे व्यवस्थित करना, यानी एक एस्टैब्लिश यानी एक स्ट्रक्चरल रूप देना, जिससे बच्चे को चीज़ें आसानी से समझ में आए। कमजोरियों का निदान करने में सहायता करना और शिक्षक को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच की अनुमति देना, यानी जो कमजोर परिप्रेक्ष्य है जहाँ पे बच्चे सीख नहीं पाते उनका निदान करना, और हो सके तो उनके सह पाठकर्मी जो हैं उनके द्वारा उन्हें समझाना। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उनके दोस्त के समझाने के बाद वो चीज़ें अच्छी से समझ में आती, तो उसको यहाँ पे क्या देना है, बढ़ावा देना है।
अगला है शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं। और अगला का इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर, वो है दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में मदद करना। यानी आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपका अप्रोच है, आप कैसे समय अनुरूप आपको उसको बदल रहे हैं, कैसे आप चीज़ें सीख कर उसे और परिपक्व बना रहे हैं। अगला इम्पोर्टेंट जो है रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता। ठीक है, यानी क्रिएटिव जो इवैल्यूएशन है उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, पहला है यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान बनाता है। यानी प्रभावी का बेसिक अर्थ है कि उसे कोई चीज़ अच्छे से समझ में आए। आप अगर कोई रणनीति बना रहे हो कि बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाना है, जैसे आपको टेंस पढ़ाना है, तो आप कैसे चीज़ों को अच्छे से बनाओगे, कैसे उसे विभिन्न चित्रों के माध्यम से करोगे या एग्जाम्पल दोगे तो वो और प्रभावी बने। ये क्या है, रचनात्मक यानी क्रिएटिव इवेल्युएशन है। यह छात्रों को अपने अधिगम में सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी जो वो सीखता है उसे वो एक्टिव एक्टिव जो उसमें भागीदारी होता है वो उसमें उसको मंच देता है। उसको कहता है कि आप रेगुलर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो, जिससे आपको एक अच्छा व्यवहारात्मक प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान हो। यह छात्रों के अपने साथी समूह और इसके विपरीत समर्थन करने में सहायता करता है। और देखेंगे छठा पॉइंट, ये छात्र की प्रतिक्रिया मिलने के बाद अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अवसर प्रदान करना। ठीक है, आपको वहाँ पे ये नहीं कहना कि आपने ये गलत किया तो आपको नंबर कटने, बिल्कुल नहीं। आपको ये कहना है कि आप इसे और अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव को बढ़ावा देना। अगला है योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता। यह एक यूनिट या सेमेस्टर के अंत में किया जाता है ताकि उन्हें क्या सीखा नहीं सीखा इसका संपूर्ण निरूपण किया जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन का विरोधाभासी है जो प्रतिभागियों के विकास को किसी विशेष समय पर सारांशित करता है। यानी जो एक सेमेस्टर है या एक यूनिट यानी 3 महीने में या 6 महीने के अंत में जो बच्चे परफॉर्म करते हैं अपने विद्यालय अधिगम के दौरान, तो उसका वो मूल्यांकन करता है कि आपने इतना पढ़ा तो आपके इतने स्कोर आए, या आपने किन किन माध्यमों से आपने परीक्षा को तैयारी किया तो आपके ये परिणाम है। तो ये है, और ये क्या है, रचनात्मक का विरोधाभासी है। बाकी चीज़ें इसमें तो हो गई। अगला जो इम्पोर्टेंट है मूल्यांकन पैमाना में रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल हमने कल भी डिस्कस किया था कि किसी को रेट देना, कि आपने अगर कोई लेख लिखा तो आपके 10 मार्क्स में इतने मार्क्स मिले, 8 मार्क्स मिले, 9 मार्क्स मिले, तो ये रेटिंग स्केल का एक पार्ट है। आपने फिल्मों को देखा होगा, जैसे IMDb नाम की एक वेबसाइट है, तो उस पर क्या होता है, कोई फिल्मों को रेटिंग देते हैं कि फिल्म 10 नंबर के नहीं, 10 में 8 मार्क्स के है, तो क्या लगता है कि कुछ अच्छा फिल्म है। अगर उसे 10 में 4 मिलते, इसका मतलब क्या है कि वो एवरेज से कम है। ठीक है, अगला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब है कि जो छात्रों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके जो क्वालिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके बारे में सेल्फ इंट्रो, तो सारी चीज़ों पोर्टफोलियो के माध्यम से किया जाता है। बाकी असाइनमेंट आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम से पहले जो क्रिया उन्हें करने को मिलती है तो वो गृह कार्यों के माध्यम से पूरा करते हैं। बेसिक शर्त उसे यही है। दस्तावेज विश्लेषण वगैरह ये खैर इस एग्ज़ाम में पूछते नहीं हैं, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगला है परिचर्चा। यानी परिचर्चा का क्या उद्देश्य है। परिचर्चा का मतलब है कि चर्चा करना एक समूह के माध्यम से। ठीक है, तो इसे हम लोग सिर्फ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक सा आप अर्थ समझो, आपको इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बेसिक सा अर्थ समझो कि जैसे आपने कोई टॉपिक उठाया कि भारत देश की वर्तमान समस्या है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इस पे परिचर्चा यानी चर्चा करने का एक विषय रखा। तो आपने क्या किया कि आपके स्कूल में सारे बच्चों को मिला कि भारत में वर्तमान की क्या क्या समस्या है। तो क्या हुआ कि सारे बच्चे ने अपने अपने टॉपिक्स रेडी किए और उसको उन्होंने बोर्ड पे जाके समझाया कि भारत की वर्तमान समस्याएं राजनीतिक करण है, जातीय विविधता है, सामाजिक समरूपता में दिक्कत आ रही है। ठीक है,
उसके बाद और कोई दूसरे बच्चा है, उन्होंने कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा में और सुधार लाने की आवश्यकता है। फिर कोई तीसरे बच्चा है, उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी भारत की समस्याएं हैं, नदियों का अ, अत्यधिक प्रदूषित होना, ये भी बहुत गंभीर समस्या है। कोई और बच्चा आया तो उन्होंने कहा कि अभी भी नेटवर्किंग जो संचार कौशल है उसका निम्न स्तर तक विकास करना कठिन। तो ये हुआ क्या कि परिचर्चा हुआ। आपने एक टॉपिक रखा कि भारत में वर्तमान समस्या क्या है और इसको चर्चा के माध्यम से सभी ने समझाया। तो इसे वो कहते हैं परिचर्चा करना, यानी किसी विषय पे एक से अधिक लोगों या एक से अधिक छात्राओं के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण होता है, उस पे डिस्कशन होता है, वही परिचर्चा का एक अर्थ है, एक मीनिंग है। अगला है एनसीएफ। एनसीएफ क्या है? एनसीएफ एक दस्तावेज है जिसका उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता के प्रगति से हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय परिचर्चा के रूपरेख एनसीएफ का अनुवाद 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया। 8वीं अनुसूची आप जानते हैं संविधान में, जिसमें अलग अलग भाषाएं, जैसे अभी सबसे लेटेस्ट जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है वो है मैथिली भाषा। ठीक है, भोजपुरी भाषा नहीं है शामिल। अब इसके समझते हैं सिद्धांत कौन कौन से। इसके 5 सिद्धांत हैं एनसीएफ के, जो आपको याद रखना है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो आपने नॉलेज जो आपको स्कूल में मिलता है तो वो कैसे समाज में उसको जोड़ते हैं। जैसे आपने सीखा क्लास में कि पर्यावरण अध्ययन के ये उपाय हैं, पर्यावरण के ये अर्थ है, तो आपने उसको स्कूल के बाहर, यानी आपने घर आया और आपने कहा कि पर्यावरण की ये दुष्प्रभाव, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो मैम ने सिखाया क्या कि पेड़ लगाने से प्रदूषण को कम किया जा सकता। तो आपने क्या किया कि आपने अपने घर पे पेड़ लगाए। तो ये क्या हुआ कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा को स्कूल के बाहर इसे उपयोग में लाया। ठीक है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, यानी अभी जो एनसीएफ या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या सीटेट में भी जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है, तो क्या था, कॉन्सेप्चुअल बेस था, यानी अवधारणात्मक। आपको क्या है कि रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है जिससे आपको स्पष्टीकरण रहे। अगर आप पढ़ रहे हैं कि अधिगम क्या है, तो आपको ये नहीं लड़ना कि अधिगम वो क्रिया है जिसके माध्यम से हम चीज़ें सीखते हैं, इसका ये प्रभाव, ऐसे नहीं सीखना है। आपको इसका बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर कभी भी कोई पूछे तो अधिगम को हम समझाए अर्थ में, तो उसका हम उदाहरण दे सकें, तो लगेगा कि नहीं हमने रटा नहीं बल्कि हमने चीज़ों को समझा है। तो ये एनसीएफ इस पर जोर देता है। अगला है पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी इसका अर्थ है कि आप सिर्फ पुस्तकों पे नहीं या चर्चाओं पे नहीं, बल्कि आप विभिन्न एस्पेक्ट, विभिन्न अप्रोच हो। आप अगर किताबों में पढ़ रहे हो तो आप किताबों के बाहर जो पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य उसको भी जोड़ सकें। बाल केंद्रित जो अवधारणाएं आप पढ़ रहे हो तो उसको आप समाज में लागू कर सकें। ठीक है, तो केंद्रित यानी पाठचर्या पाठ्य पुस्तक नहीं, बल्कि उसके बाहर भी आप चीज़ें सीख सको। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। और 5वां क्या है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है बाल केंद्रित सामग्रियों का उपयोग, जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट तत्व है वो क्या है, एनसीएफ के डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में यह जो फ्रेमवर्क जो हुआ एनसीएफ का वो किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव को अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करना। आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद से ज्ञान, मतलब नॉलेज, यानी खुद से जो आप ज्ञान करो। तो मैंने इस कोचिंग का भी मैंने नाम रखा क्या, सेल्फ एजुकेट, यानी स्वयं से एजुकेट हो। ठीक है। इसकी क्या मुख्य विशेषता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, यानी 1 to 5 कक्षा में जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है तो हिंदी, भोजपुरी भोजपुरी, उर्दू है तो उर्दू में शिक्षा दिया जाए। शिक्षा सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। मैंने ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ठीक है,
सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे कोई चीज़ पढ़ा कि इतिहास क्या है, इतिहास में मार्क्सवादी भूमिका क्या है, इतिहास में मुगलों का क्या योगदान है, इतिहास में प्राचीन काल की क्या विशेषता है, इतिहास में आधुनिक काल का क्या भूमिका है। तो आपको ये नहीं समझना कि आपने जो सूचना मिला उसको सही मान लिया, बल्कि आपको ये करना है कि आपको जो सूचना मिली, क्या वो सही सूचना आपने प्राप्त किया, क्या जो उसके एस्पेक्ट है वो सही थे। तो इसको क्या करना है, समझना है। ठीक है, आपको सिर्फ सूचना को ज्ञान मानने से मान नहीं लेना, बल्कि उससे बचना है और आप जो सही अप्रोच है उसका विकास करना। अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है वो यह है कि रिकॉर्ड बनाने बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा न दे। जैसे इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी ने 100 में 90 स्कोर किए, तो अब ये नहीं कि उसको 90 से 91 करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, बल्कि आपको इस बात की प्रोत्साहित करनी है कि आप कैसे और अच्छा सीख सकते हो, कैसे आप और अपने शिक्षण गतिविधियों को और परिपक्व बना सकते हो। बल्कि ये नहीं कि आपको 90 में लाया कोई तो आपको 95 लाना है, इस गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो दिया हुआ है, ये जो है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ तैयार किया गया। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम। ये किसके निबंध से है, तो सभ्यता और प्रगति, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये शांति के लिए शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। एनसीएफ में बताया गया है क्या, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। अगला क्या है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का है। ये कब बनाया गया, 2005 में बनाया गया। इसमें कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई, तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अगला देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो पिछले साल इससे 1-2 प्रश्न आए थे। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, यानी 2000 के बाद अभी तक भारत में शिक्षा नीति नहीं आई थी। तो ये 2000 के बाद यानी 2000 से लेकर 2022 के बीच में शिक्षा नीति पर ये प्रथम कोई नीति है। और ये स्वतंत्रता के बाद भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, इससे पहले सिर्फ 2 शिक्षा नीति आई थी, जो पहला था 1968 और दूसरा था 1986, और ये तीसरा है 2020। तो इसे आप याद रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना, जिसमें सभी विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच हो। और अलग क्या इसका उद्देश्य है, एक नई प्रणाली का निर्माण करना जो भारत की परंपराओं, मूल्यों, प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG 4 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ये वैश्विक विचार है। ठीक है, सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो, यानी उसके घटक में शामिल हो। और ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके मुख्य हाईलाइट क्या है। इसका उद्देश्य 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से बढ़ाकर 50% करना है। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो नामांकन जो है, ठीक है, उसका 2035 तक 50% करना है। और क्या है, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसका उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना होगा, जिसमें प्रत्येक में 3000 या अधिक छात्र होंगे। यानी जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एक विद्यालय में 3000 प्लस छात्रों की क्षमता वाली इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना है। अगला है मुख्य बिंदु, जैसे शिक्षक शिक्षा 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसका संचालन प्रारंभ भी हो गया है और इसे 2030 तक पूरे देश में लागू करना है। और क्या है, डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अगला है स्कूली शिक्षा। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तीसरा है। तीसरा पॉइंट है कि कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। छठा भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ रटना सीखना के बजाय मुख्य ध्यान बच्चे के कौशल और क्षमताओं पर होगा। और इसके अलावा इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2, 4, छठा पॉइंट है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं है। यानी अगर आप साइंस से हैं तो भी आप भविष्य में आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स के हैं तो साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स के हैं तो साइंस ले सकते हैं या आर्ट्स ले सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसका है जो सूत्र है वो है 5+3+3+4। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यानी 1 to 5 तक का पहला विद्यालय रहेगा, फिर 5 से 3 यानी 5वां से 8वां तक का एक रहेगा, और फिर 8वां से 5 मतलब कि 5 साल तक का दूसरी क्लास तक, और फिर 5 साल प्लस 3 साल यानी 8 साल तक 5वीं क्लास तक, और 8 साल प्लस 3 साल यानी 5वीं से 8वीं क्लास तक, और फिर 8 कितना होगा 11 साल की उम्र तक 12वीं क्लास तक। ठीक है, हो सकता है कि मुझे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गया, बट याद रखेंगे 5 साल तक कितने कक्षा तक, दूसरी कक्षा तक, और 5 3 8 साल तक 5वीं कक्षा तक, और 8 3 11 यानी 8वीं कक्षा तक, और 11 + 4 15 15 यानी 12वीं कक्षा जो होगा वो 15 वर्ष तक। इस आयोग का निर्माण HEC द्वारा किया गया है, और इसका इम्पोर्टेंट है 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना, और इसके लिए सरकार ने NTTT कोर्स यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का क्या प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हर विद्यालय में प्ले स्कूल का निर्माण होगा। ठीक है, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण मतलब सभी के लिए है। ठीक है, कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। कोडिंग जो होता है बेसिकली कंप्यूटर कोडिंग का है, यानी IT सेक्टर के जॉब के लिए जो काम आते हैं वो है, तो इसको बच्चे से यानी 6 क्लास से ही इसको सिखाया जाएगा। और व्यवसायिक का मतलब है कि बिजनेस सेक्टर यानी बिजनेस का स्टडी भी इसमें कराए जाएंगे। ये तो हो ही गया। अगला है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा इसका दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो है UG प्रोग्राम में एकाधिकार यानी एकाधिक का बार प्रवेश निकास। उदाहरण के लिए व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र, 2 साल के बाद एक डिप्लोमा, और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। यानी जो उच्च शिक्षा है, अगर आप 1 साल आपने कोर्स किया और आपने छोड़ दी विद्यालय, जैसा अभी है कि अगर आपने छोड़ दी तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब अप्लाइड हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने 1 साल के बाद स्कूल छोड़ा फिर भी आपको एक अनुशासन के रूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और आपने 2 साल के बाद छोड़ा है तो डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और 3 साल के बाद अगर आपने छोड़ा स्कूल तो आपको डिग्री दी जाएगी। अगला जो है 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा, जैसे आपने BEd जो है वो 4 वर्षीय होने जा रहा है। MPhil को बंद किया जा रहा है। MPhil करने के बाद आपको PhD किया जाता था, जो अब PG के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब आपको MPhil करने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट है रिसर्च ट्रेनिंग इंटेंसिव विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी है। भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो वो क्या होगा कि उसके एक जो ब्रांच है उसका निर्माण भारत में हो। जैसे अभी भारत ने क्या किया कि जो IIT का ब्रांच है उसका उन्होंने अरब में इसका निर्माण किया, दुबई में। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे के कस्तूरीरंगन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरीरंगन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे NEP 2020 के। अगला जो है NEP 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिक प्राप्त करना है, तो आपने देखा 2030 तक। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो
आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेगी और आपने जो भी चीज़ें पढ़ा है उसको और स्पष्टीकरण प्रदान करेगी। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी इस सब्जेक्ट में ईवीएस में आपको समस्या नहीं उत्पन्न होने वाली है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने पेडागोगी का रिस्पेक्ट कराए हैं। तो मैंने बताया था कि जो एनसीईआरटी के जो हैं तो वो आप इन 15 वीडियो जो मैंने अपलोड किए इस चैनल पे, उसके माध्यम से इसके जो आधा सेक्शन है ईवीएस का उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं इसमें अपलोड कर दूंगा तो 3-4 घंटे का लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जो आपको देखने में परेशानी होगी। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले डाला है, तो अगर आप इसे देख लेंगे और जिसने देखा है पहले से तो उन्हें ये चीज़ डबल देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं इसको सेपरेट रख रहा हूँ, जो सिर्फ एक बार में सारी चीज़ें कवर अप हो जाए, ठीक है। और जो सिद्धांत जो है ईवीएस का या जो अन्य सब्जेक्ट का वो इसमें दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को भी एक बार अवश्य देख लें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को, जिसमें कीवर्ड्स को मैंने बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप अगर इसे करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट को एक बार फाइनल रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसी के साथ इसको हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल अगले वीडियो में मिलेंगे हिंदी में पेडागोगी कैसे उसका सॉल्व होता है, पैसेज कैसे सॉल्व करना है, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।